फ्रॉम स्टार्ट। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बनी रही हैं? इनका आधार क्या होता है? जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज्यादा से ज्यादा तकनीकी होती जाती हैं, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। यदि पुर्जे खराब हो जाएं, तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दें, तब भी यह बेकार हो जाएगी और आजाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आजाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था इस सब में सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमजोर पड़ जाता है। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीजों पर निर्भर है, जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। ऐसा देश लाजिमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आजाद कहलाता हो। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। यदि हम दुनिया के देशों पर नजर डालें तो फिलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। फिर भी जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक हैं। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूं और चीन की तुलना में भी जो काफी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूं कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हो। उसके पास विशाल फौज है। उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है, लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूं। अन्य मामलों में वह इनके बारे में नहीं। इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। महोदय, भारतीय स्त्रियों की स्थिति अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज प्रथा से प्रभावित हुई है। दहेज के कारण जहां स्त्रियों की सामाजिक हीनता
बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर नवविवाहित स्त्रियां सताई भी जा रही हैं। शिक्षित परिवारों में पुत्री के जन्म पर खुशी नहीं होती, बल्कि इसे दुर्भाग्य ही माना जाता है। इससे स्त्रियों का सम्मान घटा है और भविष्य अंधकारमय हुआ है। भारतीय मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में दहेज का प्रचलन अपनी जड़ें जमा रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र कुरान में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय में मेहर की राशि तो कम होती जा रही है और दहेज जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। यह अत्यंत खेदजनक है, क्योंकि अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं को ढोने वाले मुस्लिम समुदाय पर दहेज प्रथा का और लद जाना अभिशाप ही है। प्रश्न यह उठता है कि कुरान में दहेज का जिक्र न होने पर भी इसका लेन देन किस आधार पर शुरू हुआ। अधिकांश भारतीयों के दृष्टिकोण से दहेज का धार्मिक औचित्य है। इस संदर्भ में हजरत मोहम्मद की पुत्री के निकाह का उल्लेख किया जाता है। उनकी पुत्री हजरत फातिमा का जब हजरत अली से निकाह हुआ तो विदाई के वक्त उन्होंने गृहस्थी जमाने के लिए दैनिक उपयोग की मिट्टी की कुछ वस्तुएं तथा खजूर की चटाई एक दूल्हा दुल्हन को दी थी। ये केवल 6-7 वस्तुएं उस काल में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक थी। हजरत फातिमा के निकाह के समय मोहम्मद साहब द्वारा दी गई इन्हीं वस्तुओं को भारतीय मुस्लिम समुदाय दहेज कहता है और दहेज का लेन देन करना चाहता है, क्योंकि यह भी मान्यता है कि मोहम्मद साहब के कार्यों को दोहराने से व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। परंतु वे लोग इस संबंध में यह नहीं समझते कि मोहम्मद साहब ने तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए सामान दिया था, क्योंकि उनके दामाद विवाह के पूर्व उन्हीं के पास रहते थे। अलग घर बसाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अतिरिक्त जब मुस्लिमों ने भारत में प्रवेश किया तो उन पर यहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि यहाँ कन्या के विवाह के समय उसे काफी दहेज दिया जाता है। यहाँ की संस्कृति के कुछ अंशों को अपना लेने में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय में दहेज प्रथा का प्रचलन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यहीं आरंभ हुआ। मुस्लिमों ने यहाँ प्रचलित दहेज की तुलना भी हजरत मोहम्मद द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के समय कुछ सामान देने से की और उसे न तो गलत माना और न ही इस्लाम के विरुद्ध। वे भी कुछ न कुछ वस्तुएं आवश्यक रूप से देने लगे। महोदय, प्रारंभ में यह स्वैच्छिक था और न ही दहेज में अधिक रकम दी जाती थी। जो भी वधू पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दिया जाता था उसे वर पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था। शादी के बाद दहेज को लेकर कोई समस्या नहीं होती थी, परंतु आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है।
वर पक्ष द्वारा दहेज की मांग अपने अधिकार के रूप में की जाती है और अधिक से अधिक दहेज मांगा जाता है। पवित्र कुरान में दहेज का कोई स्थान न होते हुए भी व्यवहार में मुस्लिम समुदाय में दहेज की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए इंदौर व भोपाल की मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन किया गया। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भोपाल में मुस्लिम परिवारों की संख्या 28,177 है, जिनमें 89,986 स्त्रियां हैं। इंदौर में मुस्लिम परिवार 14,610 हैं। इनमें स्त्रियों की संख्या 50,598 है। जनसंख्या में परिवारों की संख्या के अनुपात के आधार पर इंदौर से 175 परिवार व भोपाल से 325 परिवार लॉटरी प्रणाली से चुनकर प्रत्येक परिवार की एक स्त्री को अध्ययन के लिए चुना गया। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर किए गए अध्ययन के अनुसार इंदौर व भोपाल की मुस्लिम स्त्रियों के विवाह में दिए गए दहेज की स्थिति स्पष्ट होती है। तालिका से स्पष्ट है कि दोनों ही शहरों में स्त्रियों के विवाह में दहेज दिया गया। कुल 500 महिलाओं में से 96% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। इनमें इंदौर की 86% व भोपाल की 97% महिलाओं के विवाह में दहेज दिया गया। परिवारजनों की हैसियत के अनुसार दहेज सामग्री में कपड़े, बर्तन, जेवर आदि दिए गए।